नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी देहरादून से है। देहरादून से संजय जी ने हमें ये कहानी बताई है और चलिए आगे की कहानी मैं अब आपको सुनाता हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। तो आते हैं कहानी पर। संजय जी बताते हैं कि उनके मोहल्ले में, वो देहरादून के ही रहने वाले हैं और ये घटना करीब आज से 7 साल पहले की है। संजय जी ये बताते हैं कि उनके मोहल्ले में एक दिन सुबह सुबह सबको पता चला कि उन्हीं के मोहल्ले के एक परिवार में पवन नाम का एक लड़का रहा करता था। तो सुबह सुबह सबको ये खबर मिलती है कि पवन ने आत्महत्या कर ली है। पवन 22 साल का एक लड़का था और पढ़ाई वढ़ाई करता था अपना और अपने घर पर रहता था। पवन के परिवार में उसके पापा, उसका बड़ा भाई और उसकी मम्मी और पवन, ये 4 ही लोग थे। और मोहल्ले में उसके मामा जी भी रहा करते थे। मामा जी और भी काफ़ी रिश्तेदार पवन के उस मोहल्ले में रहा करते थे। तो जैसे ही सबको पता चलता है कि पवन ने सुसाइड कर लिया तो भैया पहले तो पुलिस वुलिस आती है और पुलिस अपनी सारी जांच पड़ताल करती है। मोहल्ले के लोग सबको यही पता होता है कि पवन को कुछ खास दिक्कतें उसके जीवन में थी नहीं। सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक ठाक ही था। उसे किसी चीज़ की इतनी भी कोई कमी नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले। तो सब लोग इसी एक आश्चर्य में रहते हैं, अचंभे में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ पवन के साथ कि उसने सडनली सुसाइड कर ली। खैर, होने को कौन टाल सकता है। पवन ने अब आत्महत्या कर चुका था क्योंकि तो उसके परिवार वाले पवन का अंतिम संस्कार करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि देहरादून से हरिद्वार का रास्ता 50 किलोमीटर का पड़ता है। तो पवन के परिवार वाले सब अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। बस का एक बस अरेंज करते हैं जिसमें पवन की डेड बॉडी को और जो लोग भी उसके मोहल्ले के उसके साथ उसके अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहते हैं वो लोग जाते हैं उसमें। तो इन लोगों में संजय जी भी हैं। तो संजय जी ये बताते हैं कि उस बस में जो कि क्रियाक्रम के लिए अरेंज की गई थी उसमें मोहल्ले के हर परिवार से एक ना एक सदस्य था ही। और ये लोग क्या करते हैं कि पवन की जो डेड बॉडी होती है ना, उसे उस बस की छत के ऊपर जो सामान रखने की जगह रहती है वहाँ पे अच्छे से बांध दिया जाता है पवन की डेड बॉडी को। और सारे लोग और पवन के परिवार वाले सब बस के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ से बस हरिद्वार के लिए निकल पड़ती है। बस निकलती है और कुछ 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और पता चलता है कि बस में से किसी के बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। अब भैया पहले तो लोगों को जब ये आवाज़ धीरे धीरे आती है तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ इसके परिवार वाले काफ़ी गम में है तो रो रहा होगा कोई। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बस का ड्राइवर थोड़ी देर बाद बस एक जगह रोड के किनारे खड़ी कर देता है। और बाकी सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, आपने बस रोक क्यों दी? तो बस का ड्राइवर इनको बताता है कि बस के ऊपर में से जहाँ पे पवन की डेड बॉडी रखी है वहाँ से किसी के बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। इस बात से बस में बैठे हुए सभी लोग जो कि उस क्रियाक्रम में की प्रक्रिया में जा रहे थे वो सब हैरान हो जाते हैं। पहले तो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, बस में पवन के परिवार वाले हैं तो उनमें से कोई रो रहा होगा। लेकिन बस का ड्राइवर कहता है कि देखिए, मैं जब गाड़ी लगा रहा हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है और मैंने देख समझ कर ही गाड़ी रोकी है। तो बस के अंदर से ये आवाज़ नहीं आ रही है, बस की छत में से आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ रोने की, किसी लड़के के रोने की। अब जो मोहल्ले वाले होते हैं और घर और पवन के परिवार वाले होते हैं ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आवाज़ तो सब ने सुनी थी लेकिन किसी को करेक्ट ये नहीं पता था कि आवाज़ की है किसकी, रो कौन रहा है। तभी क्या होता है, अचानक से फिर से बस की छत में से किसी के बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है। बस का ड्राइवर बोलता है अपने कंडक्टर से कि जा भैया ज़रा ऊपर जाकर देख कौन बैठा है लाश के पास जो इतना गंदा और इतनी तेज़ रो रहा है।
तो कंडक्टर की जो है हिम्मत हो नहीं रही होती है कि वो अकेला ऊपर जाके देखे। ये दिन का समय है ना, दिन का समय है, मतलब दोपहर का समय है और सब नॉर्मल ही चल रहा है, लेकिन कंडक्टर की हिम्मत नहीं है कि ऊपर जाके देख ले। तो कंडक्टर वहाँ पे कुछ लोगों से और बोलता है कि चलिए ज़रा ऊपर चल के देखते हैं। तो ये 2-3 लोग ऊपर जाकर देखते हैं प्रॉपर, तो पाते हैं कि ऊपर पवन की डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ऊपर जो कंडक्टर उसके साथ 2 लोग गए होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब रोने की आवाज़ तो वाकई में ऊपर से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। ये लोग प्रॉपरली चेक करते हैं पवन की डेड बॉडी को कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, लेकिन रिजल्ट वही होता है कि पवन मृत अवस्था में ही होता है, उसकी डेड बॉडी ही होती है, वो जिंदा नहीं होता। अब ये लोग पवन की डेड बॉडी को अच्छे से देख लेते कि ये अच्छे से बंधी हुई है कि नहीं, और नीचे उतर के पूरी बस वालों को और ड्राइवर साहब को बताते कि नहीं ऊपर तो कोई भी नहीं है। फिर पवन के घर वाले बोलते हैं कि अब हो गया होगा तो चलते हैं, क्योंकि अब ये लोग तो काफ़ी गम में रहते हैं तो ये लोग इतना ध्यान नहीं देते। बस के ड्राइवर अपनी बस में बैठते हैं, बस स्टार्ट करते हैं और बस दोबारा हरिद्वार की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी 5 से 7 किलोमीटर और बस चलती है कि उसके बाद फिर से बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को और बस में बैठे कुछ लोगों को बस की छत में से किसी के बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगती है। इस बार अब सबके मन में एक बहुत बड़े डर की लहर दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं मतलब अभी कुछ समय पहले ही 5-7 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ने बस रोकी थी और सबने चेक किया था बाकायदा, ऊपर पवन की डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं है। और अब फिर से दोबारा बस की छत में से किसी लड़के के रोने की आवाज़ आ रही है। तो अब बस में माहौल ऐसा है कि सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। बस ड्राइवर बस चला रहा है और बाकी सबके मन में बस यही चीज़ दौड़ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ लोगों के मन में यही डर है कि ऊपर कहीं पवन जिंदा तो नहीं, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये पवन की आत्मा तो नहीं, जो कि काफ़ी हद तक सच भी लग रहा है, क्योंकि जब ऊपर पवन की डेड बॉडी के अलावा कुछ है नहीं तो रो कौन रहा है। थोड़ी देर बाद खैर इन सब रोने की बातों को नेगलेक्ट करते हुए बस के जो ड्राइवर हैं बस चलाते रहते हैं। और अभी कुछ 20 किलोमीटर ये लोग देहरादून से आगे आए हुए थे कि तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोग खड़े हुए मिलते हैं। इन्हें डोम कहा जाता है। डोम नॉर्मली वो लोग होते हैं जो जैसे आप कभी किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी को अपन क्रियाक्रम के लिए ले जाते हैं ना, तो साथ में उसके कपड़े भी रखते हैं रास्ते में देने के लिए। तो ये डोम लोग जो है ना, डोम प्रजाति, ये वही लोग होते हैं जो मरे हुए इंसान के कपड़े लेके जाते हैं। तो जैसे ही डोम लोग वहाँ पे बस ड्राइवर को दिखते हैं तो बस ड्राइवर जो भैया होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी बस साइड में लगाते हैं और पवन के घर वालों की तरफ बस के जो ड्राइवर भैया होते हैं वो बोलते हैं कि आपको इनके जो भी कपड़े आप लेकर आए हो, ये कपड़े इन्हें दे दीजिए, यही लोग वो मृत लोगों के कपड़े लेते हैं। तो क्या होता है, उस समय तक के ऊपर से जो रोने की आवाज़ आ रही है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर किसी को सुनाई देती है। कोई बहुत ही ध्यान देकर सुन रहा है ना तो उसे सुनाई देती है। तो क्या होता है कि जैसे ही पवन के घर वाले वो जो गठरी में पवन के कपड़े बांध कर रखते हैं ना, वो कपड़े उठाते हैं और डोम को दे रहे होते हैं कि तभी बस की छत में से फिर से दोबारा बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगती है। जो बस के ड्राइवर, कंडक्टर, पवन के घर वाले, बस में बैठा हर एक इंसान और वो जो डोम लोग होते हैं ना, जो कपड़े लेने आए होते हैं, उन सबको साफ साफ वो आवाज़ रोने की सुनाई देती है। वो लोग कहते हैं कि बस की छत में कौन है, मतलब जो डोम लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि बस की छत पे कौन है जो इतना बुरी तरीके से रो रहा है। तो ड्राइवर, कंडक्टर और बस वाले बोलते हैं कि भैया बस में ऊपर कोई भी नहीं है सिवाय
पवन की डेड बॉडी के अलावा। तो जो डोम लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमें चेक करना है, आप कहीं किसी, इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं किसी जीवित इंसान का तो क्रियाक्रम करने नहीं निकल गए। तो जो डोम लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं, हमको ये कपड़े तो आप अभी रखो, पहले हमें चेक करना है कि ये ऊपर कौन है, किसके रोने की आवाज़ आ रही है। बस का कंडक्टर, ड्राइवर, पवन के घर वाले, बस में बैठा हर इंसान इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो डोम लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं, वो अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें चेक करना है कि भैया तुम ऊपर कौन है, किसके रोने की आवाज़ आ रही है, और अगर वो खाली डेड बॉडी है तो हमें ये चेक करना होगा कि ये इंसान जिंदा है, जिंदा तो नहीं, क्योंकि जब ऊपर कोई है ही नहीं तो रोने की आवाज़ किसकी आ रही है, और ये रोने की आवाज़ सबको क्लियर क्लियर सुनाई दे रही है। तो बस वाले भैया और बस में बैठे सभी लोगों की बात को ये लोग मानते नहीं हैं, और जो डोम लोग होते हैं उनमें से एक इंसान क्या करता है, पुलिस वालों को कॉल कर देता है। तो पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब पुलिस वाले जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो डोम लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि पुलिस वाले से कि भैया ये लोग ना किसी जिंदा इंसान का क्रियाक्रम करने जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बस की छत में से लगातार किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी अब तक। जैसे पुलिस वाले आते हैं तो आवाज़ तब तक के बंद हो चुकी होती है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डोम लोग बोलते हैं हमने बुलाया ही है आपको इसीलिए कि आप चेक करें, बताएं। तो पुलिस वाले बस की छत पर चढ़ते हैं और जाकर देखते हैं और चेक करते हैं पवन की बॉडी को, तो पाते हैं कि ये बिल्कुल मृत अवस्था में, मतलब पवन मर चुका है। पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ ऊपर कोई नहीं है सिवाय डेड बॉडी के। और पुलिस वाले पवन के घर वालों से पूछते हैं कि क्या हुआ था इस लड़के को, क्योंकि पुलिस वाले देखते हैं कि डेड बॉडी देखकर पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ये कम उम्र का लड़का है, तो इतनी कम उम्र में इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसकी मौत हो गई। तो बस में बैठे लोग बताते हैं कि इसने सुसाइड की थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करे बगैर आप इसका क्रियाक्रम नहीं कर सकते, आपको इसका पोस्टमार्टम किए बगैर हम इसके क्रियाक्रम की इजाज़त नहीं दे सकते। तभी पवन के घर वाले और परिवार वालों के काफ़ी कहने पर और उनके मोहल्ले वालों के समझाने पर पुलिस वाले मान जाते हैं कि देखिए वैसे ही हमें काफ़ी लेट हो चुका है और दोपहर से अब शाम होने को आ रही होती है। तो पुलिस वालों को सब लोग समझाते हैं कि सर प्लीज़, अब क्योंकि दिन भर निकल चुका है और शाम के बाद तो फिर क्रियाकर्म भी नहीं होगा, तो कृपया करके आप हमें इजाज़त दीजिए हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार करने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। पर खैर छोड़िए, आगे बढ़ते कहानी पर। अब पुलिस वाले जैसे तैसे मान जाते कि चलिए ठीक है, अब आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, जाइए कीजिए अंतिम संस्कार। और बस अभी भी हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी, है ना, मतलब हरिद्वार अभी 30 किलोमीटर दूर था। तो क्या होता है कि बस वाले भैया और बाकी सब लोग वहाँ पे बस में बैठ जाते हैं, और जो डोम लोग होते हैं ना, जो कपड़े लेने आए होते हैं, उनको ये लोग कपड़ों की गठरी दे देते हैं और वहाँ से बस अब निकल पड़ती है। रास्ते में 30 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, किसी को रोने की आवाज़ नहीं आती, कहीं से किसी के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, ना बस में, ना बस के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ आती, ना बस के अंदर किसी को आवाज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी था ये खाली इसी बीच में था जो मैंने आपको बताया, है ना। अब बस हरिद्वार पहुँचते पहुँचते लगभग बज जाते हैं 7, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 बजे हिंदू धर्म के अनुसार 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार क्रियाक्रम की जो प्रक्रिया है नहीं की जाती है। यही बात बोलकर हरिद्वार के जो भी पंडित जी होते हैं और जो भी कर्मचारी होते हैं वहाँ के, वो लोग मना कर देते हैं अंतिम संस्कार करने से, कि भाई अब इनका अंतिम संस्कार तो कल सुबह ही हो सकता है, क्योंकि 6 बजे के बाद नहीं किया जाता। और ये तो फैक्ट है कि 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया ही नहीं जाता। लेकिन पता नहीं क्यों पवन के परिवार वाले, उसके पापा, उसके भाई इसी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें आज ही पवन का अंतिम संस्कार करना है। और बहुत मनाने पर वहाँ के एक पंडित जी,
मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, जब आप लोग मान ही नहीं रहे हैं तो करवा देते हैं अंतिम संस्कार। लेकिन पंडित जी इन्हें एक बात ज़रूर बताते हैं कि आप लोग मान नहीं रहे हैं तो मैं इसके क्रियाकर्म का पूरा विधि विधान से करवा तो दूंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इस वजह से इस लड़के के पुनर्जन्म में, मतलब अगला जन्म इसे जो भी मिलने वाला होगा उसमें इसे काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। लेकिन फिर भी पवन के परिवार वाले, मतलब उसके पापा, उसका बड़ा भाई इसी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें बस अब इसका अंतिम संस्कार करवाना ही है, अभी करवाना है। पंडित जी समझाते हैं इन्हें कि भैया इसे इस प्रकार आप अगर इसका अंतिम संस्कार करवाओगे तो इसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब क्या कर सकते, जब घर वालों को ही समझ नहीं आ रहा हो तो पंडित जी क्या करें। पंडित जी कुछ कर्मचारियों को बुलाते हैं, वहाँ पे पूरी विधि विधान से इसके क्रियाक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक के इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इसे अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। अब वहाँ से ये सब प्रक्रिया पूरी होती है, सब लोग जो भी स्नान करना रहता है पूजा पाठ के बाद वो करते हैं और वहाँ से सबके सब बस में बैठकर अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। वापस हरिद्वार से देहरादून पहुँच जाते हैं सब लोग, पवन के परिवार वाले और उसके मोहल्ले वाले सबके सब अपने अपने घर पहुँच चुके होते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह एक और बड़ा दुखद समाचार मिलता है कि पवन के मोहल्ले में ही जो पवन के मामा जी रहते थे ना, उनकी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इस बात से सब लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कल एक दिन पहले ही पवन की डेड बॉडी को हरिद्वार ले जाते समय जो कुछ भी हुआ वो सब बातें इसके मोहल्ले वाले और परिवारजन अभी भी भूले नहीं थे। और दूसरे दिन इसी के मामा जी की मृत्यु का होना इस प्रकार सबके मन में डर का एक विषय बन चुकी थी। फिर भी लोग और इसके मोहल्ले वाले अपना कर्तव्य समझते हैं कि नहीं, हमें ऐसी परिस्थिति में अपने मोहल्ले के किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और सब लोग जाकर दोबारा मतलब अब पवन के मामा जी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। पवन के मामा जी को जब ले जाया जाता है तब ऐसा कुछ नहीं होता, ना किसी के रोने की आवाज़ आती, सब कुछ नॉर्मली निपट जाता है। और इसी घटना के बाद सप्ताह भर के अंदर पवन का जो बड़ा भाई होता है ना, वो भी सुसाइड कर लेता है। अब इस बात से ना पवन के पूरे, मतलब जो संजय जी बता रहे हैं ना इस कहानी को, जो संजय जी ने मुझे ये कहानी बताई है ना कि जब पवन के परिवार में उसके बड़ा भाई भी आत्महत्या कर लेता है ना सप्ताह भर के अंदर, तो इस बात से पूरे मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। और आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि ये माहौल किस तरीके का भयानक हो गया होगा, क्योंकि पहले पवन का सुसाइड और उसे ले जाते समय रोने धोने की आवाज़ आना, और उसके बाद मामा जी के जाना पवन का, फिर बड़े भाई का सुसाइड, इन सब से मोहल्ले वाले काफ़ी डर चुके होते हैं। और अब जो पवन के बड़े भाई का अंतिम संस्कार होता है उसमें कुछ गिने चुने लोग, इनकी पहचान वाले और इनके परिवार वाले ही जाते हैं, और मोहल्ले वाले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सबके मन में एक बात थी ही कि जब पंडित जी ने पवन का अंतिम संस्कार 6 बजे के बाद मतलब रात में करने से मना किया था, तो इन्हें नहीं करवाना चाहिए था। शायद इसी वजह से पवन की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, और हो सकता है ये भी कि शायद पवन की आत्मा ही है जो अपने प्रियजनों को अपने साथ ले जा रही है, वरना इसके घर में इसके बड़े भाई को भी कोई दिक्कत नहीं थी और इसके मामा जी को भी नहीं थी। तो मामा जी को सडनली कार्डियक अरेस्ट होना और बड़े भाई का सुसाइड करना लोगों को आम नहीं लगा। खैर जो भी हो, ये थी। उसके बाद सब लोग अपने अपने एसी में रहे, और पवन के जो बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनके यहाँ सब नॉर्मल रहा। अब इसकी फैमिली में कोई नहीं बचा था, इसके पापा मम्मी भर थे। तो ये लोग अपना जीवन जैसे तैसे काट रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो अब जीने के लिए बहुत भारी हो गई है। और कैसे मैं समझाऊं इन परिस्थितियों की जो पवन के परिवार वाले झेल रहे होंगे। शब्दों में उनकी
कंडीशन का अनुमान लगाना, उनके बारे में बताना शायद मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये थी एक घटना, ये थी एक जानकारी देहरादून से जो मुझे मिली थी, जिसे मैंने सोचा कि आप तक ज़रूर लाया जाए। और ये वाकई में एक सच्ची घटना है। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए ये चीज़, ये बात कि देखो दुनिया में ऐसा भी होता है। और पैरानॉर्मल के तो न जाने कितने सारे किस्से हम लोगों के पास। कई कहानियाँ हम लोग खुद ही बनाते हैं, कई कहानियाँ अनजाने में बन जाती है। सच्ची घटनाओं को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक आनंद ही अलग होता है। खैर जो भी है, अगर आपको ये इस घटना, ये किस्सा पसंद आया हो दोस्तों, तो और अगर ऐसे ही और किस्से आपको जानने हो तो कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपके पास भी कुछ किस्से हो तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं उन्हें अपने तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, और अगर आपको फिर से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है लास्ट में जाने से पहले कि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का सदस्य बन जाइए। कहानी और ज़्यादा पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी, आप कहाँ से सुन रहे हैं कहानी, अपनी जगह का नाम भी बताइए। हर हर महादेव बोल दे तो बहुत बढ़िया है। जय साई राम, जय सिया राम, जय माता दी, जो आपका मन करे वो बोल दीजिए, ठीक है। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।